इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 मेरे संघ की औरतें भाग 3। अभी तक आप भाग 2 में यहां तक पढ़ चुके हो, लेकिन ये पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ा देता हूं। खैर, मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात करना चाहूंगी जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो। समझ में आता है? जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुला से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहां तो हम शेर तो गैर लेखिका बहन सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने आती, ठीक है, बस अड्डे से बस लेने आती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। अचला तो बैठ जाती, लेकिन रेणु नहीं बैठती थी। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, मतलब एक राजाओं का प्रतीक था, जो शायद था भी, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी उनको साथ था। और रसोई को खाना खिलाकर जल्दी फारिग, मतलब जल्दी से अपना काम निपटा लेना, उसको बोलते हैं फारिग। सही अर्थ बता दूं तो कार्य से निर्वृत्त, मतलब जल्दी कार्य को खत्म कर लेना। लाचारी का भी, जल्दी काम खत्म करके। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफी कूदते भागते। जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है, जब अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तबातोर खरामा मतलब धीरे धीरे आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, वो परीक्षा भी नहीं देना चाहती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान की बारी आई तो वह इनकार कर दी, तो वो अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए कर रहे तो क्यों करें, मतलब क्या है, तभी मैं इम्तिहान दूंगी जब मुझे लगेगा कि इसमें कुछ फायदा है या नहीं। हमें तरह तरह के तर्क दिए, सबने दिया। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, मुझे नहीं पता। फिर पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी अगर पढ़ाई करोगी तो, बीए करोगी तो, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह कुछ कुछ बोलते रहे। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, मतलब पसंद नहीं आया, न रेणु को, न खुद मुझे, न खुद उन्हें ही। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो वर्षों से, युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। रेणु ने बीए कर तो लिया, सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही है, इसलिए बिना मेहनत वो लोगों को हंसाए रख सकती है। बिना मेहनत किए लोगों को हंसाए रखती थे। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूं, मुझे इत्र नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पर चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों, मतलब उसके दोस्तों के अंक ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेंगे तो उसी से। मुश्किल यह था कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, मतलब पसंद नहीं था उसका जो फैसला लिया था। किसने? चित्रा ने।
लेकिन पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आया। होता भी क्यों, शादी उसी लड़के से की जिससे करना चाहती थी, कोई मुश्किल नहीं आया। आता क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसको बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया। हमने सबसे छोटी बहन जिसका नाम था अचला, काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी कि हम लोग ऐसा खिसकी नहीं है भाई, नॉर्मल लड़की है, काम चलाएगी। पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसकी आगे लीक पर नहीं चल पाई, मतलब परंपरा पर नहीं चल पाई। फिर से वो किस पर आ गई? लेखन पे आ गई। घर बार में मन ज्यादा पर रुचि नहीं। और मंजुला और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने को रोग उसको भी लग गया। एक बात हम में एक सी है। घरवार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चाहा, नहीं चलाया, उसे तोड़ा भी नहीं था, लेकिन घर बार नहीं चला पाए, लेकिन तोड़े भी नहीं थे। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खरी चल रही हो, पर कगार तोड़ी नहीं, डूबी नहीं। भले कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग की शादी टूटी नहीं। शायद इसलिए, जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कोई भी आपका सपना है मर्द बदलने से पूरा नहीं हो सकता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में आई जिसका नाम था डालमिया नगर। डालमिया नगर में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग दर्रों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी और था कि हम नाटकों में अभिनय करेंगे। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी, जो बिहार का चलन है, हमारे घर के लड़की है सब ना करे ले, हमारे घर के लड़की वो सब ना करे, मतलब ऐसा वहां पर बिहार में होता रहता है। लेकिन अब सब बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। पहले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे और बगलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त किया कि उनका मिशन, मतलब उनका स्कूल, वहां एक सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, क्योंकि क्रिश्चियन लोग वहीं पर खोलते थे जहां क्रिश्चियन जनसंख्या ज्यादा हो। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना क्या किया, इसरार किया, मतलब उनसे दरख्वास्त जारी रखी। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा, तो मैं खोल दूंगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता, वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, जिन्होंने बोला था कि प्राइमरी स्कूल खोल देते, लेकिन बताओ कि 100 साल तक चलेगा कि नहीं चलेगा।
खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़। खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। ठीक है, बात कड़वी थी पर 100% सच थी कि बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश आपकी है, हमारी नहीं है। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सर के आगे सर झुकाओ और झूठ के आगे गला काट डालो अगले का। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों, मतलब जो समाज से हटकर काम करते हैं, तो खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा किया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे, मेरे बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरी लेखन में। कौन पाया? जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी, मतलब अब तक जो लीक से खिसका मतलब अलग है, अपनी राह खुद तलाशता रह गया और रहता है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुताबिक नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई, बहुत मूसलाधार बारिश। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नालों में बाढ़ आ जाता है। नाले चाहे बड़ा नाला जब भी हो, उसमें बाढ़ आ जाता है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुआ था, तो कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले से फाइलें पानी में तैर आई थी, मतलब गिरकर तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता कि स्कूल बंद होगा? इस सवाल का सही जवाब किसी के पास नहीं था। अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा रहता था, और फोन था भी, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चली गई। गनीमत यह थी कि मुश्त बरस लेने के बाद बारिश थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। पानी था लेकिन पानी बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर, 2 मील मतलब कितना? 2 मील का मतलब कितना हो जाता है? 1 मील का मतलब 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर पैदल चलकर गई। जैसे हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेनू को देख दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच आई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा। उसने कहा, स्कूल बंद था, मानती हूं स्कूल बंद था, ठीक है, मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहां से आ गया कि बंद था? ये क्या था? सोचती हूं कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। ये सोचना चाहिए कि जो वो सुंदर दृश्य देख कर आई थी बारिश के बाद, कैसा लगा होगा। जगह जगह पानी से लबलब करते, जितना भी जगह था सब पानी से लबलब करते। सुनसान शहर में निचाट अकेली अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलापन का मजा ही कुछ और है। और अकेलापन का मजा यार कमाल का है, मस्त है। हमसे पूछो यार, अकेलापन का मजा इतना अनोखा आता है ना, क्या बताऊं। एकदम दिल खुश हो जाता है। जब मन करे कुछ करो, जब मन करे नहीं करो, जितना मन करे उतना पढ़ाई करो, जो करना है सो करो। चलिए आपको प्रश्न उत्तर समझा देता हूं।
लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। 2 नंबर, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। 3 नंबर, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में इसमें लिखना है, लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषता लिखिए। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। ठीक है। 4 नंबर, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोती के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। 5 नंबर, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। जैसा माजी ने किसके साथ किया, उस चोर के साथ किया। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब पैदा लेते उसका अधिकार है शिक्षा। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। 7 नंबर, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसान को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। कौन इंसान को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। 8 नंबर, सच अकेलापन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर आपका ये 2 नंबर मेरे संघ की औरतें, लेखक का नाम मृदुला गर्ग, ये यहाँ पर खत्म होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जिसको लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी लिखे हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। बस आप प्लेलिस्ट में नीचे जाओ, आपको मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ सजेशन दे, सलाह दे, कुछ मदद चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी आप बोलोगे उसका जवाब आपको 24 घंटा के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद।